सुस्वागतम। यस फ्रेंड, तो हम लोग इन दोनों जातकों यानी दो संतों के बारे में बात कर रहे हैं। अब इनकी जो कूट मिलन होता है, कूट मिलन क्या होता है, कूट मिलान क्या होता है, हमने लिखा हुआ यहाँ पर दोनों की जन्म कुंडलियों का कूट मिलान। कूट मिलान क्या होता है? आपस में जो गुण होते हैं, वर्चूज होती हैं, इसे कूट बोलते हैं, कूट मिलान। ये 8 प्रकार के कूट होते हैं और 8 प्रकार के गुण होते हैं। जैसे लिखा है हमने अधिकतम गुण, तो ये 1 से लेकर 8 तक अगर आप जोड़ेंगे तो 36 आ जाता है। जैसे 1 + 2 1 + 2 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28 और 8 36, टोटल 36 हो जाता है। तो टोटल 36 में से कितने आपस में इनके गुण मिलते हैं, कूट मिलन है, या कितने कूट मिलते हैं, वो 20 मिलते हैं। 20/36 करोगे तो लगभग 55.55% आता है, यानी इतने परसेंट इनके आपस में गुण मिलते हैं। हालांकि इसकी देखिए मिलाने की क्या जरूरत पड़ती है, क्या है इसका इम्पोर्टेंस, ये बारे में बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही था कि हमने उससे पहले जितने इनके आपस में योग मिलते थे वो सब योगों के बारे में डिस्कस किया, कितने डिफरेंट योग थे, भिन्न भिन्न योग कितने थे, और आपस में जो मिलने वाले गुण हैं वो योग हैं, वो सब हमने बातें की, उसके बारे में पूरा चर्चा की, वार्तालाप किया। तो उसमें आपने देखा कि इनके आपस में जो गुण मिलते हैं, आपस में जो योग मिलते हैं वो काफ़ी हैं, और साथ में जो गुण नहीं मिलते हैं, टोटल तो वैसे जितने भी योग बनते थे मैंने बताया कि लगभग एक जैसे टोटल लगभग 75 के आसपास योग बनते हैं, 75 के आसपास दोनों के आपस में योग बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उन कॉम्बिनेशन में प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन, ये योग कैसे निकालते हैं, हालांकि मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देता हूँ कि योग कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जो प्लैनेट्स होते हैं यानी जो ग्रह होते हैं वो किन किन घरों में आपस में बैठे हुए, किन हाउसेज में, केंद्रों में बैठे हुए। जैसे यहाँ केंद्र में सिर्फ एक शनि बैठा हुआ है ना, तो शनि महापुरुष योग बनाता है। जैसे ये शश महापुरुष योग है, वो मैंने बता चुका हूँ कि शश महापुरुष योग क्या होता है। शनि लग्न का लॉर्ड है, लग्न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी उच्च मात्रा में मिलती हैं। लग्न क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो लग्न होता है वो क्या होता है, क्या होता है, अपनी फिजिक होती है, बॉडी होती है, अपनी प्रसिद्धि होती है, फेम, प्रसिद्धि, विल पावर, अपनी शक्ति जो होती है, सोचने की शक्ति होती है वो विल पावर है ना, फिजिक, हैंडसमनेस, आपस में जो अपनी जो सुंदरता होती है बॉडी की वो फिजिक हो गई, एंड फेम, प्रसिद्धि होती है। देन उसके बाद में विल पावर, आपस में जो विल पावर है वो है ना, विल पावर शक्ति आपस की, और जो अपने से रिलेटेड फिजिक से यानी बॉडी से रिलेटेड करेक्शन, जो कलर वगैरह होता है आपका, क्या रंग कैसा होगा, सांवला होगा क्या, क्योंकि शनि है इसलिए हल्का सांवलापन होता है। शनि कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन हल्का सा होता है ना, गोरा कलर नहीं होता। जैसे वहाँ उस केस में क्योंकि बुध है, बुध लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ, बुध आदित्य योग बना रहा है, बहुत अच्छा योग बना है, इसलिए कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, सुंदरता ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर। वहाँ पर यहाँ हल्की सुंदरता कम होती है, दुबले पतले होते हैं, लेकिन कलर थोड़ा सा श्यामलापन होता है, क्योंकि शनि हमेशा श्यामलापन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ बुध, बाकी जितने भी शुभ प्लैनेट होते हैं वो कॉम्प्लेक्शन कलर और डिपेंड करता है। जैसे अगर गुरु होता, वैसे हालांकि गुरु लग्न लॉर्ड को देखता है, इसलिए गुरु सबसे ज़्यादा हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। गुरु अगर लग्न में होता, गुरु लग्न का स्वामी होता और गुरु लग्न को देखता साथ में, तो सबसे कॉम्प्लेक्शन गुरु लग्न में बैठा होता है, लग्न का स्वामी होता है, तो फिजिक बहुत हाइट होती है, ज़बरदस्त हाइट होती है, 6 फीट के आसपास की होती है। लेकिन यहाँ गुरु लग्न में नहीं बैठा हुआ, यहाँ बुध लग्न का स्वामी है और गुरु उसको देखता भी है, तो कॉम्प्लेक्शन तो फेयर होगा, जरूर गोरा कलर होगा। हैंडसमनेस अच्छी होगी, क्योंकि हैंडसमनेस बुध रिप्रेजेंट हैंडसमनेस को भी लिखता है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो सभी हमने देखा। अगर हम एक एक चीज़ कुंडली को डिफाइन करूंगा मैं, एक एक 9 ग्रहों को लेकर के अलग अलग क्या क्या कहाँ पोजिशन बैठे हुए, क्या इसका मतलब है, इसका क्या क्या होगा, तो वो सब एकदम आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये है ना, कैसे क्या दोनों की कुंडलियों में क्या अंतर है। सिर्फ अंतर यही है कि यहाँ शनि लग्न का स्वामी है, तो उसमें थोड़ा सा, और चारों ये जो चारों घरों में से जो केंद्र है चारों, वो उनमें 3 ग्रह तो ये खाली हैं, उसके बाद चौथा ही घर, एक घर भरा हुआ है ना, 4 घर, वहाँ पर चारों ही घर लोग भरे हुए, सभी प्लैनेट से तो काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं उसमें। तो हालांकि
इसमें कोई समस्या नहीं है कि इसमें कोई समझने की बात ना समझी, कोई ना समझी वो भी समझेगा। कुंडली देखिए वो जबरदस्त लग रही है, स्ट्रॉन्ग कुंडली लग रही है, क्योंकि चारों ही जो केंद्र हैं वो भरे हुए हैं प्लैनेट से, है ना। उसमें सभी ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु बैठा हुआ है चौथे घर में, सातवें घर में शनि और केतु है। केतु भी योग बनाता है। केतु अगर गुरु की राशि में हो, जैसे गुरु की राशि में केतु यहाँ पर, और वहाँ पर राहु भी बुध की राशि में, बुध की राशि हो, केतु कन्या राशि और मीन राशि, इन राशियों में ये दोनों ही नेगेटिव नहीं होते हैं, अच्छा ही फल देते हैं राहु और केतु, ऐसा कहते हैं। केतु राजयोग बनाता है अगर गुरु की कुंडली बैठा हुआ हो, साथ में गुरु उस लगन का स्वामी भी अपनी राशि में बैठा हुआ है, जैसे गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ है। वो मैं बता चुका हूँ कि इनके जो आपस में योग बनते हैं बहुत ही पावरफुल योग है, मतलब बहुत शक्तिशाली योग धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली बनते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन से योग हैं। कुछ ऐसे योग हैं जो कि इस कुंडली में नहीं मिलते हैं, पावरफुल योग है, जैसे चतुर्चक्र योग हुआ, चतुस्सागर योग हुआ। चतुस्सागर योग और चतुर्चक्र योग इनकी कुंडली में नहीं मिलता है, ठीक है ना। केवल एक शख्स महापुरुष योग है यहाँ पर, वहाँ 2 महापुरुष योग बनते हैं। गुरु भी महापुरुष योग बनाता है, जिसे हंस महापुरुष योग बोलते हैं, और बुध भी बना रहा है ना उसको। और बुध के जो महापुरुष योग वो लगेगा स्वामी है बुध, ठीक है ना, तो उसको भी भद्र महापुरुष बोलते हैं बुध वाले को। तो ये 2 महापुरुष योग वहाँ बनते हैं, इसलिए शक्तिशाली पावरफुल कुंडली पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, इसमें कोई समस्या नहीं है समझने की। और इसमें जो गुरु की महादशा चल रही है 2032 तक गुरु की महादशा 16 साल के लिए होती है। 2016 में स्टार्ट हुई थी, 16 से 16 जोड़ोगे आप तो 32 तक, 2032 से चल रहा है गुरु की। क्योंकि गुरु का चौथे घर में स्वामी, गुरु चौथे घर के स्वामी जो चौथे घर में बैठा हुआ है, गुरु क्या रिप्रेजेंट करता है? मदर को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब, और प्रमोशन, है ना, पीस, हैप्पीनेस, ये इन चीज़ों को चौथा घर ये प्रेजेंट करते हैं। चौथे घर से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चौथा घर प्रॉपर्टी, व्हीकल, प्रमोशन, पीस, हैप्पीनेस, शांति। पीस मतलब शांति, और खुशी प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, और मदर का काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है। मदर का घर है ये, और माँ की पूरी प्यार मिलता है, माँ से लगाव मिलता है ना, अफेक्शन मिलता है। और चौथा घर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि गुरु बैठा हुआ चौथे घर में। यहाँ देखिए चौथा घर ये शनि का है, और चौथा घर शनि चौथे घर को क्या करता है? नीच की राशि है शनि के लिए, शनि नीच की राशि को देखता है, चौथा घर उन्होंने नीच का कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर मदर का हाउस थोड़ा सा ट्रबल्स है, मदर को ट्रबल्स जरूर आई होंगी, है ना, इनकी वजह से भी। और क्योंकि ये तो सन्यासी बाद बन जाते हैं, बचपन में भी काफ़ी प्रॉब्लम मदर ने फील किए होंगे, क्योंकि चौथा घर यहाँ पर शनि नीच की राशि को देखता है। तो चौथा घर इनका थोड़ा सा, हालांकि चौथे घर का स्वामी प्रॉब्लम शेविंग फैक्ट्री यह है कि चौथे घर का स्वामी जो चंद्रमा जो मंगल है, एक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है न्यूट्रल साइन में, यानी ये मिश्रित राशि है, न्यूट्रल साइन है ना, द्विस्वभाव राशि है, दो नंबर द्विस्वभाव राशि होती है, सॉरी मिक्स फिक्स राशि होती है। ये कैसी है? स्थिर राशि है ना, और लेकिन न्यूट्रल साइन है। न्यूट्रल साइन मतलब चंद्रमा या सॉरी मंगल शुक्र की राशि में बैठा हुआ। शुक्र और मंगल दोनों ही कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, आपस में एक दूसरे को न दुश्मनी रखते हैं न मित्रता रखते हैं, न्यूट्रल, यानी कोई एनिमिकल साइन नहीं है, इसलिए फ्रेंडली साइन भी नहीं है, लेकिन न्यूट्रल है। बीच की राशि मिश्रित राशि है इनके लिए, मतलब मिश्रित स्वभाव की है, दोनों न्यूट्रल एक दूसरे को, इसलिए नेगेटिव नहीं है। तो मदर को शेविंग फैक्टर यह है कि मंगल यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ, दोनों फ्रेंडली मित्र हैं दोनों, इसलिए यहाँ मदर के हाउस को उन्होंने बचा के रखा हुआ। तो ये तो हमारी, तो ये बताया योग के बारे में। तो काफ़ी योग यहाँ पर थोड़ी योग की कमी है, लेकिन फिर भी पावरफुल ये है कि 9th हाउस, वहाँ भी 9th हाउस बहुत ही पावरफुल है। धर्म का हाउस जो है खुद यहाँ उच्च का है। शुक्र भी यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ। शुक्र हालांकि यहाँ नीच का हो गया राशि में, लेकिन नीच भंग बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र की राशि का जो नीच की राशि का स्वामी है बुध, वो यहाँ पर उच्च की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए इसने, और दोनों मित्र भी हैं, इसलिए नीच भंग राजयोग शुक्र के लिए बन गया। शुक्र भी यहाँ पर बहुत अच्छी ताकत दे रहा है, यानी जो 9th हाउस है वो पावरफुल है, वो हम पहले बता चुके हैं इनके बारे में। अब हम यहाँ पर दोनों के जो गुण हैं आपस में, ये क्यों मिलाते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये मैं बताने वाला था आपको। कि सबसे पहली बात होती है कि ये जो मिलान होता है, फूट मिलान, ये हम सिर्फ शादी के टाइम पर, लड़के के लिए शादी के टाइम पर की जाती है ये तुलना। ये गुरु, ये जो ऋषियों ने
ये जो मिलान होता है, कूट मिलान, ये सिर्फ शादी के लिए किया जाता है। क्यों शादी के लिए किया जाता है? क्योंकि दोनों ही पार्टनर को, लड़के को लड़की को एक साथ लाइफ लॉन्ग रहना है, आपस में दोनों झगड़ा नहीं करें, उनकी मेंटलिटी जो है सेम हो, एक जैसे उनके व्यवहार हो, एक दूसरे को समझें, है ना, समझदारी अच्छी हो और आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए बहुत अच्छा ये टेक्निक, साइंटिफिक, मुझे साइंटिफिक टेक्निक इसलिए लगती है क्योंकि प्लैनेटरी जो कंजक्शन होता है, प्लैनेट्स जो ग्रह हैं हमारे, ग्रहों की जो के कॉम्बिनेशन से ही लोगों का जन्म हो रहा है, इसमें देखता हूँ मैं एकदम 100% सही बातें जाती हैं। और जो भी प्रोटेक्शन जो होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमेशा 100% ट्रू है। ये अब तो आजकल फॉरेनर्स भी मानते हैं, सभी इंग्लिश लोग भी मानते हैं, अमेरिकन भी मानने लगे हैं। 85-90% लगभग इंग्लैंड वाले लोग विश्वास करने लगे। अमेरिका में भी 80 के आसपास, 85 के आसपास, वहाँ तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत चलती है ना। लोग बता रहे थे कि वहाँ जाने पर अमेरिका में भी काफ़ी लोग लाइक करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। इसलिए वैदिक ज्योतिष को अब संसार में सभी लोग एक्सेप्ट करने लगे। हालांकि वेस्टर्न कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं थी। वेस्टर्न कल्चर क्या कहती है? वो कहती है कि ईश्वर के अलावा और कोई कुछ काम नहीं कर सकता, गॉड सिर्फ जानता है, वो ही कर सकता है और कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है ना। उनकी अलग ही थियोलॉजी है। वो थियोलॉजी जो ईश्वर के मानने की जो थियोलॉजी है वो अलग है। जैसे जब इंडियंस जाते हैं फॉरेन कंट्री तो वो कहते हैं वहाँ पर वो भोगी भूमि है, वो मानते हैं सब पूरी पृथ्वी पर भोग ही करो, बस लाइफ को एंजॉय करो और बाहर ऊपर भी जाकर एंजॉय करो, सिर्फ एंजॉयमेंट की लाइफ है उनकी, है ना, उनकी थियोलॉजी। इंडियन थियोलॉजी हमारी जो हिंदुस्तानी या सनातनी थियोलॉजी क्या है कि हमारे यहाँ अपने ऐसे सुकर्म करिए, धर्म को कहते हैं कर्म, ड्यूटी, है ना, भ्रातृ धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, ये सभी धर्म होते हैं। धर्म मतलब आपकी ड्यूटी क्या है, उस ड्यूटी को पूरा परफॉर्म करिए, ईमानदारी से साथ करोगे तो आपको अच्छे गुण मिलेंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष मतलब आपकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाएगी। यानी अगर आप शुभ कार्य करोगे, अच्छे कार्य करोगे लाइफ लॉन्ग, तो आपकी जो आत्मा है वो उसका मोक्ष हो जाएगा। जैसे मोक्ष का यहाँ 12वां घर होता है। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसमें विश्वास करती है। मोक्ष का घर अगर आपका 12th हाउस बहुत ही स्ट्रांग है, उच्च का है, पावरफुल है ना, तो देखिए यहाँ पर सिंह राशि है, 12वें घर में सिंह राशि है। यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य 10th हाउस में जाकर के दिग्बली, एक तो दिग्बली हो गया, मित्र के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ। बुध और सूर्य दोनों ही मित्र कहलाते हैं, फ्रेंडली मित्र हैं, मतलब फ्रेंडली साइन वो हैं प्लैनेट्स। दोनों ही ग्रहों में मित्रता है, इसलिए मित्र ग्रह में जाकर के बहुत अच्छा होगा। साथ में गुरु भी देखता है, सातवीं दृष्टि से, गुरु सामने से, सातवीं दृष्टि बोलते हैं इसे, सातवीं दृष्टि, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि, 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की। 3 ग्रहों की जो इन्हें कहते हैं बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह मतलब सूर्य से बाहर के ग्रह होते हैं, बाहरी ग्रह होते हैं। जोडिक में सूर्य से बाहरी ग्रह कौन कौन से होते हैं? मंगल, गुरु, शनि। और मंगल, सूर्य और शनि ये तीनों ही, मंगल, सूर्य, मंगल, गुरु और शनि, ये तीनों ही बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की दृष्टि 3 कौन सी होती हैं? 7वीं दृष्टि तो सबकी होती है, सभी ग्रह 7वीं दृष्टि को देखते हैं। गुरु सामने देखता है, सूर्य भी सामने देखता है, बुध भी सामने देखता है ना, और शनि सामने देखता है। तो सभी ग्रह सामने 7वीं राशि को, 7वीं दृष्टि तो सभी की होती है, लेकिन ये 3 ग्रह, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी, 7वीं दृष्टि तो तीसरी हुई, और एक 10वीं दृष्टि होती है। 10वीं दृष्टि से भी सूर्य शनि देखता है। और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि भी होती है गुरु की। तो 5वीं दृष्टि से देखिए गुरु यहाँ पर 8वें घर को देखता है। 1 2 3 4 5, 8वां घर बहुत ही अच्छा कर दिया, शुभ ग्रह कर दिया। जैसे मैंने कहा ये गुरु की वजह से ही सब पावर इनको मिली हुई है, जो अदृश्य शक्तियाँ इनको मिली हुई हैं, ईश्वर की कृपा से मिले। कहते हैं एंसेस्ट्रल जो सपोर्ट होती है, एंशिएंट प्रॉब्लम और थर्ड पार्टी सपोर्ट, है ना, वो 8वें घर से मिलती है। 8वां घर यहाँ पर गुरु द्वारा दृष्टिगत है, गुरु की दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है। और 8वां घर फ्रेंडली साइन है, मंगल की राशि है। मंगल 9th हाउस में जाकर के बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, शुक्र के साथ बैठ कर न्यूट्रल ग्रह है, यानी एनिमिकल नहीं है, मित्र भी नहीं है लेकिन एनिमिकल भी नहीं है। तो आपस में दोनों बीच में अच्छे एडजस्ट कर सकते हैं। शुक्र और मंगल दोनों ही 9th हाउस में बैठे हुए। तो मंगल 8वें घर का स्वामी 9th हाउस में जाकर के स्ट्रांग हो गया, अपनी राशि को देखता है, 3rd हाउस को, और गुरु वहाँ से दृष्टि करता है 8वें घर को। इसलिए थर्ड पावर सपोर्ट यानी थर्ड पार्टी सपोर्ट 8वें घर से मिलती है। एंसेस्टर सीक्रेट पावर जो होती हैं वो मिलती हैं
ना इस 8वें घर से गुरु यहाँ से 8वें घर को 5वीं दृष्टि से देखता है, इसलिए बहुत ही स्ट्रांग है। और गुरु की 9th दृष्टि होती है, 9th दृष्टि से देखिए गुरु 7, 8, 9 12वें घर को देखता है, इसलिए 12वां घर भी इनका बहुत ही स्ट्रांग है। 12वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉरेन ट्रैवलिंग, है ना, एक्सपेंडिचर, खर्चा वर्चा करना सभी। और ये मोक्ष का घर भी कहलाता है 12वां घर, मोक्ष की राशि कहलाती है। तो मोक्ष का घर है, यानी सिंह राशि यहाँ पर 12वें घर में मोक्ष की राशि को रिप्रेजेंट करती है। और मोक्ष की राशि, मोक्ष का घर है ये 12वां घर, इसलिए मोक्ष की भी प्राप्ति है इनको। क्यों? क्योंकि यहाँ से गुरु देखता है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य भी 10वें घर में जाकर के मित्र के साथ बैठा हुआ है और गुरु से एस्पेक्ट, वहाँ भी गुरु भी सूर्य को देखता है और गुरु और सूर्य दोनों ही मित्र होते हैं, इसलिए मित्र की दृष्टि पड़ रही है गुरु की, वो भी गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी है। और 12वें घर को भी गुरु देखता है, 12वां घर बहुत ही शुभ हो गया, इसलिए यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति भी है इनको। यहाँ भी मोक्ष की प्राप्ति है कि नहीं देखिए, 9th हाउस का स्वामी गुरु यहाँ पर 8वें घर में जाकर मित्र की घर में बैठा हुआ है, सिंह राशि में। वो मैं बता चुका हूँ, वैसे सिंह राशि यहाँ पर मित्र की राशि है, गुरु 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वें घर से भी यहाँ पर 5th एस्पेक्ट से गुरु देखता है अपनी राशि को, कैसे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ भी मोक्ष की प्राप्ति जरूर हुई। यहाँ पर आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। हमारी स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिकता है वो सब सनातन धर्म में मिलती है। इंडियन जो बिलीफ है, हमारा जो बिलीफ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी और शास्त्रों का भी, वैदिक जो थिंकिंग है वो सिर्फ यही है कि ईश्वर की आत्मा, मतलब ईश्वर का ही हम पार्ट होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी सभी के अंदर ईश्वर का ही पार्ट है और वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर मोक्ष का घर बहुत ही शुभ यहाँ पर भी है, गुरु अपनी राशि को देखता है 12th हाउस को, यहाँ भी मोक्ष का घर है। तो दोनों में समानता काफी है। इनकी जो 75 जो योग बनते हैं बहुत ही अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, आपस में बहुत ही मिलते हैं कि दोनों एक जैसे कार्य करेंगे जरूर। धार्मिक प्रवृत्ति, क्योंकि 9th हाउस इनका बड़ा स्ट्रांग है। 9th हाउस वहाँ पे भी देखिए, वहाँ भी शुक्र बैठा हुआ अपनी राशि में, अपनी राशि 9th हाउस की बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। साथ में मंगल भी बैठा हुआ, मंगल न्यूट्रल है, एनमिकल नहीं है, ये मंगल भी शुभ हो गया। मंगल 3rd हाउस को देखता है, 3rd हाउस में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तीसरे घर को 7वीं दृष्टि से मंगल देखता है और शुक्र भी देख रहा है। शुक्र नेगेटिव नहीं है, वहाँ पर पॉजिटिव है वो भी, इसलिए 3rd हाउस में एफर्ट्स बहुत ज़बरदस्त होंगे इनके, इतने एफर्ट्स सारी होंगे, प्रयत्नशील रहेंगे हमेशा लाइफ में। तो यहाँ पर मंगल 3rd हाउस को देखता है, अपनी राशि को स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसलिए जो लोग गेम्स में इंटरेस्ट रखना, 3rd हाउस गेम्स को रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स वगैरह खेल वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, खेलों में मतलब रुचि रखते हैं, खिलाड़ी आदमी हो सकता है, खेलों में रुचि रखते हैं, गेम्स में वगैरह। 3rd हाउस एफर्ट्स का होता है, एफर्ट्स अच्छे करते हैं, है ना। छोटे यंगर ब्रदर सिस्टर का भी होता है, यंगर ब्रदर सिस्टर जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ 3rd हाउस ये देखता है मंगल अपनी राशि को। तो 3rd हाउस यंगर ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये यंगर ब्रदर सिस्टर भी इनके अच्छे रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और न्यूट्रल राशि एक न्यूट्रल ग्रह देखता है, यानी जो ग्रह शुक्र है, शुक्र इनका न्यूट्रल है ना, कोई एनिमिकल नहीं, इसलिए वो भी शुभ देख रहा है। शुभ एक ग्रह भी देख रहा है 3rd घर को, तीसरे घर को, इसलिए ये भी शुभ हो गया। अब शनि यहाँ से, सिर्फ शनि, केतु और शनि जो बैठे हुए हैं 7वें घर में, वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक क्यों है? हालांकि प्रॉब्लमेटिक नहीं है जैसे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर शनि 7वें घर में गुरु की राशि में बैठा हुआ। गुरु और शनि भी दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल होते हैं, एनिमिकल नहीं होते, यानी मित्र भी नहीं है और शत्रु भी नहीं है, एक दूसरे के एकदम न्यूट्रल है। ये 7वां घर इनका उतना पावरफुल नहीं, लेकिन गलत भी नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम, स्टोमक प्रॉब्लम होगी वगैरह, यानी ये 7वां घर जो होता है हमेशा बॉडी के जो इनर लोअर पार्ट होता है उसको ट्रेन करता है ना। 7वां घर पत्नी का हाउस भी होता है, वाइफ का भी, और मेंटल जो फादर के हाउस वगैरह, यानी वाइफ जो फादर होता है उनके घर को भी ट्रेन करता है ना, सेक्सुअल पावर को ट्रेन करता है। केतु और शनि यहाँ पर बैठे हुए, इसलिए शनि केतु इनके 7th हाउस में बैठ करके, हालांकि इसे कहते हैं, मैंने दिखाया था ब्रह्म दोष योग है ये, इससे ब्रह्म दोष होता है। ब्रह्म दोष मतलब ट्यूमर हो सकती है कोई बॉडी के अंदर नीचे के पार्ट में, और एसिडिटी वगैरह, है ना, गैस ट्रबल वगैरह हो सकती है। गैस ट्रबल तो वो मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल 9th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, वो 7वें घर में बैठा हुआ मंगल हो, 5वें घर में बैठा हुआ, यहाँ 5वें घर में बैठा हुआ, दोनों में
गैसियस ट्रबल तो है, बात रोग का दोष है, वो मैं बता सकूँगा। चलो अब योग के बारे में थोड़ा बता रहे मैं कह रहा हूँ अगर कुंडली को हम एक एक प्लैनेट को लेके डिस्कस करें तो भी इनकी कुंडली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए ये सूर्य और गुरु, हालांकि जो योग हमने बता दी, योग के थ्रू मैंने पूरी कुंडली लगभग डिस्क्राइब कर दी है, लेकिन अगर एक एक ग्रह को लेके चले क्या क्या यहाँ 10वें घर में क्या डिपेंड करता है, शनि और लगन का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का भी स्वामी है, क्या क्या देगा शनि यहाँ पर, वो सब हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम यहाँ पर कूट मिलान कर रहे हैं। कूट मिलान क्यों करते हैं वो अब मैं बताता हूँ, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कूट मिलान करने जैसे मैंने बताया कि ऋषियों ने सिर्फ शादी के लिए जो वैवाहिक योग होता है, लड़के लड़की दोनों को उनको एक साथ रहना होता है, इसलिए उनके लिए मैं ये मेनली तो ये उसी पर्पज़ के लिए, जिसके लिए शादी के लिए, शादी के टाइम पर ही कुंडली देखी जाती है दोनों बच्चों की, यानी लड़के लड़की की। उस समय जब देखते हैं कोई भी हो, शादी के बाद भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई आपस में बनती क्यों नहीं है, क्या चक्कर है। तो दोनों की कुंडली में अगर टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सही है, डेटा अगर आपका बायोडाटा सही है, तो आप उस समय भी चेक कर सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं। कोई भी दो साथी हों, दो फ्रेंड्स हों, दो मित्र हों, एक साथ रहते हों, एक साथ बिजनेस करते हों, बिजनेसमैन हों, या दो पॉलिटिशियन हों, साथ एक पार्टी में साथ में रहना है उनको एक साथ में। जैसे मैंने मोदी जी का और वाजपेयी जी की तुलना की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी कुंडली में जबरदस्त पॉइंट मिलते हैं, 29 पॉइंट मिलते हैं, लगभग 29 पॉइंट के आसपास मिलते हैं। लेकिन आप सरप्राइज करोगे कि मोदी जी और उनकी क्या नाम है, जो उनके साथी थे आडवाणी जी, LK आडवाणी जी के सिर्फ 11 या 13 पॉइंट या 11 पॉइंट मिलते हैं, आडवाणी जी के और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिर्फ 11 या 11 पॉइंट मिलते हैं। अब 11 पॉइंट्स मिलते हुए भी आपस में ये कैसे रुके होंगे, उनकी आपस में कभी मेंटलिटी नहीं मिलती होगी, है ना। एकदम कोई झगड़ा जरूर करते होंगे, एक दूसरे की जो रहन सहन टोटली डिफरेंट होगा, एक दूसरे के रहन सहन को लाइक नहीं करते होंगे, बहुत सारी डिफरेंस है। जब उनको लेंगे तब डिस्कस करेंगे कि उनका जो कूट मिलान है, यहाँ पे तो 20 पॉइंट मिल रहे हैं और 55.55% का दोनों में मैचिंग है, लेकिन उनकी कुंडली में मैचिंग नहीं होती है। अब जब एक जैसा नक्षत्र होता है, जैसे सेम नक्षत्र हो, नक्षत्र यहाँ पर सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर नक्षत्र डिफरेंट होते हुए इनका 5वां नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र और उनका धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र, तो दोनों ही नक्षत्र हालांकि डिफरेंट हैं, है ना, लेकिन उनका स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल स्वामी होने की वजह से इन दोनों में काफ़ी समानता जरूर होगी, 100% दोनों एक मैच करेंगे। अगर इस समय प्रभुपाद जी जिंदे होते, प्रभुपाद जी की मृत्यु हो चुकी है, 14/11/1970 को उनकी डेथ हुई थी, लेकिन अगर वो आज होते तो इनके साथ रहते कि नहीं, इनके साथ रह करके क्या क्या करते, क्या क्या डिफरेंसेस होते, ये हमने यहाँ डिस्कस करना है। और इसके बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ शादी के टाइम पर ही देखते हैं इस कुंडली को, लेकिन इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। दो भाई बहनों का भी देख सकते हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, रहते नहीं है साथ में, प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा हो रहा है, फाइटिंग हो रही है, एक दूसरे को शॉर्ट कर देते हैं, गोली मार देते हैं, एक दूसरे की डेथ हो जाती है, उस समय आप चेक कर सकते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम है, भाई इनकी कुंडली कौन ही मिलती है, क्या मैचिंग है, दोनों क्या एक दूसरे के डिफरेंट हुए हैं। इनके जो एनिमिकल प्लैनेट्स की राशियों में बैठे हुए दोनों, चंद्रमा बैठा हुआ है वो दुश्मन राशियों में बैठा हुआ है, एक दूसरे की जो राशि है, जिस राशि में बैठा हुआ चंद्रमा, उस राशि के स्वामी आपस में क्या दुश्मन है, एनिमिकल है। एक तो एक कंडीशन हो सकती है। दूसरा ये होता है कि अगर चंद्रमा गण अलग अलग होते हैं, दोनों के गण अलग, एक राक्षस गण एक देवगण आपस में फाइटिंग करेंगे, कभी दोनों की एग्रीमेंट हो नहीं सकती है। आप देखोगे पॉलिटिशियंस आपस में जो डिबेट करते समय क्या झगड़ा होता है, आपस में एक दूसरे को मारने काटने लग जाते हैं, एकदम टोटली डिफरेंट अपोजिट व्यूज होते हैं आपस में। क्या एक लॉजिक वाली बात नहीं करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं। इलॉजिकल बात करने वाले और दूसरा जो लॉजिकल बात कर रहा है, दोनों का डिफरेंस देखिएगा, कुंडली मिलाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एकदम डिफरेंस, मतलब उनकी जो कुंडली में जो मैचिंग होती है वो एकदम कम है, 18% से कम आ रही है। अब शादी कब करनी चाहिए, शादी के लिए क्या वो है योग, यानी मैचिंग कब तक अच्छी मानी जाती है। अगर 12 पॉइंट तक है, 0 से लेकर 12 पॉइंट तक, है ना, 36 में से अगर 12 पॉइंट आ रहे हैं, 12 पॉइंट तक पॉइंट से, तो बहुत ही एकदम नेगेटिव, शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। और दोनों को एक साथ रहना नहीं चाहिए। दोनों अगर मित्र भी साथ में रह रहे हैं, एक रूम में रहना चाहते हैं, एक साथ में रहना चाहते हैं, एज ए टेनेंट एक रूम के अंदर दोनों किराए पर रहना चाहते हैं, तो उस किराए पर रहने से भी आपस में झगड़ा करेंगे। अगर 12 पॉइंट आपस में मिलते हैं, 12 पॉइंट से कम, है ना, 0 से लेकर 12 तक अच्छा नहीं माना जाता है ना, लीस्ट मैचिंग है।
उसको मैचिंग नहीं होती है। शादी के टाइम पर भी शादी अगर करते समय बच्चों की दोनों की कुंडलियों में 12 पॉइंट मिलते हैं, 12 से कम मिलते हैं, 12 तक लगभग मिलते हैं, तो बहुत ही रिस्क मानी जाती है, शादी नहीं होनी चाहिए। 12 से लेकर 18, 12 से लेकर 24 तक समझिए, 12 to 24, 12 का डिफरेंस देख लीजिए। तो 24 तक आप शादी कर सकते हैं, मीडियम टाइप की एडवांटेज है, यानी 12 से लेकर के 24 तक, 24 तक। तो ये मीडियम टाइप की मैचिंग है, जैसे हम मैचिंग कहते हैं, 20 पॉइंट मिलते हैं। हालांकि 55.5 50% से भी ज़्यादा है, 18% 18 भी पॉइंट्स होते हैं आपस में मिलते हुए, तो भी लोग शादी कर देते हैं। वो कहते हैं 50% मिल सकती है। तो 12 से लेकर के 24 तक अगर आपस में मैचिंग होती है, कूट मिलान होता है, यानी कूट यानी ये गुण आपस में सिर्फ 24 तक, 36 में से 24 तक आ रहे हैं, तो मीडियम साइज की यानी मीडियम टाइप की हैप्पीनेस होती है ना। अगर 24 से 36 के बीच में होते हैं, 24 से 25, 26, 27, 28, 30 है ना, 31, 32 और 36 तक। कभी 36 रेयर मिलते हैं 36 तो, लेकिन 32, 30 तो 28, 29 ये तो हमने देखा हुआ है मैच करते हुए, अभी तक मिलाया। लेकिन 36 तो अभी तक मैंने आपस में कभी लाइफ में नहीं देखा, कभी किसी कुंडली को मिलाता हूँ मैं आपस में। हालांकि ये काम हम लोग एज ए प्रोफेशन नहीं करते, एज ए हॉबी सिर्फ मैं ये करता हूँ, क्योंकि टाइम टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए इन चीज़ों को करने के लिए टाइमिंग अलग से होती है और अलग से प्रोफेशन होता है। दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, जस्ट लाइक ए हॉबी एंड जैसे हॉबी टाइप की है। बचपन से सब देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, और पेरेंट्स वगैरह, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सभी को आपस में देखा, बातचीत करते हुए, तब से इंटरेस्ट आया और बचपन से देखा पढ़ा हुआ, इसलिए इंटरेस्ट है ना। एज ए हॉबी आई टेक इट एज ए हॉबी। और जस्ट आई वांट टू टेल द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, इससे क्या 100% ट्रू है। अब जैसे आज के लोग कहते हैं कि भाई मैचिंग, ये कुंडली मिलाने के बजाय डीएनए मैचिंग किया करो, डीएनए मैच किया जाएगा। डीएनए मैच उतना अच्छा नहीं करेगा। डीएनए मैच करने से क्या क्या करोगे आप? डीएनए तो एक जैसा, डीएनए जो मिलता है वो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादा मिलता है, तो आपस में फैमिली फादर और बेटे का है ना, इनका आपस में मिलता है, और ब्रदर सिस्टर वगैरह का एक जैसा डीएनए हो सकता है। तो उसकी मैसेज कैसे चेक करोगे, कैसे शादी करोगे? शादी सिर्फ कुछ जो मेंटलिटी होती है, मूड माइंड को डिपेंड करता है। अगर मेंटलिटी आपकी एक जैसी है, सेम है, एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये जो इसका अर्थ है इन पॉइंट्स का, क्या ऋषियों ने कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन किया हुआ है। इस कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है, देखिए आध्यात्मिक विकास। अगर एक में से एक पॉइंट मिल गया आपको, अगर आपका वर्णकूट मैच करता है, यानी वर्णकूट मिलता है, एक जैसा वर्ण है या वर्ण आपस में ऐसा है कि आप शादी कर सकते हैं, शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और आध्यात्मिक विकास होगा। तो आध्यात्मिक विकास या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा दोनों का। आपस में जो पार्टनर्स रह रहे हैं उनमें आध्यात्मिकता बहुत अच्छी रहेगी, दोनों एक दूसरे की काफ़ी सपोर्ट करेंगे, है ना। मैचिंग पॉइंट है ये, तो 1.1 कहते हैं आध्यात्मिक विकास होगा आपस में, जिसके कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअलिटी दोनों ही पार्टनर्स की, आज वो दोनों पार्टनर्स एक रूम में रहते हैं, साथ में पॉलिटिशियंस हैं, साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस करते समय उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों की मेंटलिटी बहुत अच्छी रहेगी, आध्यात्मिकता में विश्वास रखेंगे और वो बढ़ेगा, यानी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी, उनके ईश्वर के बारे में सोचना जो सोच सकती है वो सब बहुत अच्छी रहेगी उनकी, है ना। मैच्योर करेंगे, जिससे मतलब मैच करेंगे। तो इसलिए ये मैचिंग पॉइंट, इससे क्या परिणाम मिलेगा, इसका अभिप्राय क्या होता है वो है, एंड एक में से अगर एक पॉइंट मिलता है, इन पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जिसे कहते हैं दोनों की जन्म कुंडली को हमने देखा कूट मिलान। ये कूट क्या होते हैं, इससे क्या इंपॉर्टेंस मिलती है। अब देखिए, पहला पॉइंट आपने देखा कि आध्यात्मिक विकास होगा, और दोनों ही पार्टनर्स एक साथ रहना चाह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हो या दोनों लड़के रहना चाहते हैं। शादी का देखिए पर्पस क्या है, यहाँ पर भी अगर दोनों ही ये साथ में रहते हैं, सपोज, अब वो हालांकि प्रभुपाद जी अलाइव नहीं है, जिंदे नहीं है अभी, अगर साथ में दोनों ही रहते तो साथ में आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा करते हैं। ये दोनों ही अच्छी तरह सनातन धर्म का प्रचार एक साथ कर सकते थे, बहुत ही अच्छा करते, है ना। उन्होंने जो सनातन धर्म का प्रचार किया वर्ल्ड ओवर, वैसा ही काम ये भी कर सकते हैं, साथ साथ मिलकर के दोनों बहुत अच्छा काम करते अगर साथ में रहते तो। इसलिए ये जो मिलान है, इससे कुंडलियों का आपस में मिलाने से ये आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों की मेंटलिटी कैसी है आपस में। तो ये बहुत ही अच्छी है, एक में से एक पॉइंट है, आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट अच्छा रहेगा।
स्पिरिचुअलिज्म का और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये होता है ना विकास। सेकंड पॉइंट है, दो में से दो पॉइंट